हेलो हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ स्कूल पर। तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में अपने जो कुछ क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के वो डिस्कस किए थे दैट इज रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उन्हीं उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस जो है उनको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि अगर मुझे इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज करना है, सॉरी आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे, अगर इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है किसी सेंटेंस में तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वहां यहां से हमें एक थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा जो है वो मिलता रहेगा कि कैसे कैसे आपने करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू बट यू डू नॉट रिस्पेक्ट मी। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। अब यहां पर ये जो रिस्पेक्ट वर्ड लिखा गया है ये लिखा गया है किसी प्रेपोजिशन ऑफ के बाद। तो प्रेपोजिशन के बाद हमारे सिर्फ दो ही शब्द जो है उनको यूज किया जा सकता है। एक है कौन सा, नाउन, और एक है आपका क्या, प्रनाउन। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हो, प्रनाउन सॉरी, अगर प्रेपोजिशन के बाद आप कोई वर्ड लिख रहे हो तो वो वर्ड या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रनाउन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं ऐसे कहूं कि आई हैव अ लॉट ऑफ व्हाट, आई हैव अ लॉट ऑफ व्हाट क्या, तो ये व्हाट का रिप्लाई भी है। ठीक है, तो दूसरी बात ये समझ लो कि रिप्लाई ऑफ व्हाट जो होते हैं, रिप्लाई ऑफ व्हाट जो निकल कर आते हैं वो क्या है आपके, वो या तो कोई नाउन होगा या तो क्या होगा, नाउन इक्विवेलेंट होगा। या तो कोई नाउन होगा या तो नाउन क्या होगा, कोई इक्विवेलेंट होगा। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब कोई जेरेंड हो सकता है, कोई इन्फिनेटिव हो सकता है, कोई नाउन फ्रेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या तो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो वजह निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो रिस्पेक्ट वर्ड है ये एक नाउन है, क्योंकि ये एक तो प्रेपोजिशन के बाद लिखा गया है। ऑफ जो है एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन या तो प्रोनाउन ही लिखे जाते हैं। ठीक है, या तो नाउन इक्विवेलेंट भी लिखे जाते हैं, जैसे जेरेंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, इन्फिनेटिव तो हम नहीं कहेंगे लेकिन जेरेंड जो है वो लिखा जा सकता है आफ्टर अ प्रेपोजिशन। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं बट यू डू नॉट रिस्पेक्ट मी। अब डू जो है ये क्या है, ये आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज। ठीक है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। जो डू फॉर्म्स है, हैव फॉर्म्स है, बी फॉर्म्स है, ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। ठीक है, जैसे इज ए मार, वॉज वर, डू डज डिड, ठीक है, हैज हैव हैड, ये सारी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज का मतलब होता है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। क्लियर, ऑक्सिलरीज हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है तो ये डेफिनेटली वहां पर एक मेन वर्ब भी होगी। क्या नॉट यहां पर मेन वर्ब है? अगर नॉट की बात करें तो नहीं जी, नॉट जो है वो मेन वर्ब नहीं है। नॉट होती है आपकी क्या, एडवर्ब ऑफ निगेशन। नॉट क्या है आपकी, एक एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन जो होती है ये कहां लिखी जाती है, ये लिखी जाती है बिफोर मेन वर्ब। इसको कहां लिखते हैं हम, मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। कब लिखते हैं मेन वर्ब से पहले? जब आपके पास सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब हो। जब सेंटेंस में आपके पास कितनी हेल्पिंग वर्ब है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तब आप क्या करोगे, जो नॉट है उसको मेन वर्ब से पहले लिख दोगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो यानी कि ये तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो इसके बाद क्या आना चाहिए थी, मेन वर्ब। तो ये क्या है, मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो इसको सिंपल सी बात है कौन सी कैटेगरी में हम लिखेंगे, ये वर्ब की कैटेगरी में है। ठीक है, ये वर्ब की कैटेगरी में है। यानी कि जो फर्स्ट रिस्पेक्ट है वो एक नाउन है और जो अगले वाला रिस्पेक्ट है वो क्या है, वो एक वर्ब है। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग, है ना? बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको फिर भी ये समझ में ना आया तो मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि यू डू नॉट डैश मी। मैंने ये लिखा यू डू नॉट डैश मी। मैं कहूं कि इसको फिल करो, यहां पर एक ऐसा वर्ड लिखो जिससे ये सेंटेंस क्या है, मीनिंगफुल बन जाए। लिख लो कुछ भी। पहला जो आप सबके दिमाग में आ रहा है, यू डू नॉट लव मी। ठीक है, यू डू नॉट ट्रस्ट मी। ठीक है, यू डू नॉट लाइक मी। ठीक है,
या कुछ भी हो सकता है। तो ये लव हो गया, ट्रस्ट हो गया, लाइक हो गया, ये सारे वर्ड क्या है, ये कौन से वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हैं आपके कौन से, ये है वर्ब्स। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वर्ड बन जाएगा आपका वर्ब बन जाएगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है, तो समझ लो कि किस किस तरह से आपको क्वेश्चन को ये करना होता है। आगे इतनी बात समझ में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। शी शोड मी हर गोल्डन रिंग व्हाइल ट्रेवलिंग बाय द रिंग रेल। यहां पर जो अंडरलाइंड वर्ड है वो है रिंग। एक रिंग यहां पर यूज किया गया है और एक रिंग यहां पर यूज किया गया है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों रिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से यूज किए गए, मतलब इन वर्ड्स को किस तरह से यूज किया गया है। तो फर्स्ट यहां पर देखते हैं, शी शोड मी हर व्हाट, गोल्डन रिंग, उसने क्या शो करा, गोल्डन रिंग। ठीक है, अब यहां पर ये जो गोल्डन रिंग है, ठीक है, इसमें ये व्हाट का रिप्लाई है और व्हाट का रिप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। लेकिन ये नाउन एक वर्ड नहीं दो वर्ड है, तो इसको क्या कह देंगे, नाउन फ्रेज कह देंगे। अब उसने कहा कि रिंग, कैसी रिंग, गोल्डन रिंग। अब ये क्या गोल्डन क्या बन गया, यहां पर एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन, ये पर नाउन को, तो यहां पर ये नाउन। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, शी शोड मी हर गोल्डन व्हाट रिंग। ठीक है, तो व्हाट का रिप्लाई रिंग भी आ सकता है। ठीक है, तो व्हाट का रिप्लाई है डेफिनेटली क्या है, ये एक नाउन है। उसके बाद देखते हैं, व्हाइल ट्रैवलिंग बाय द रिंग रेल। अब यहां पर इसने इस वर्ड को करना था अंडरलाइन, यहां पर इसने इसको कर दिया रेल को। अब रेल जो वर्ड है ये एक नाउन है ना, रेल जो है एक नाउन है क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का नेम है। ठीक है, रेल जो आप जानते हो। अब रेल, व्हाट काइंड ऑफ रेल, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट काइंड ऑफ रेल, तो जैसे कि मैं आपको लास्ट सेशन में समझा चुका हूं, अगर आप में से कोई लास्ट सेशन का वीडियो नहीं देखा है किसी ने, तो यहां पर देख लीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई जो होता है, या फिर विच वन का जो रिप्लाई होता है, व्हाट काइंड ऑफ का या फिर विच वन का जो रिप्लाई होता है, वो क्या है आपका, एक एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर क्वेश्चन पुट करूं कि रेल, व्हाट काइंड ऑफ रेल, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, रिंग, है ना, व्हाट काइंड ऑफ रिंग। तो रिंग इज रिप्लाई ऑफ व्हाट काइंड ऑफ। अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक एडजेक्टिव। तो क्या हो जाएगा, शी शोड मी हर गोल्डन रिंग व्हाइल ट्रैवलिंग बाय रिंग रेल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। शी इज अबाउट 15 एंड शी इज वेरी केयरफुल अबाउट हर हेल्थ। शी इज अबाउट 15। अब देखिए, जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर मैं अगर लिख दूं तो ये अंडर आता है आपके एडजेक्टिव के और इसको कहा जाता है न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर जो 15 है, वैसे भी ये डिस्क्रिप्शन किसकी है, ये शी की है। शी इज प्रोनाउन, प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन क्या है, एडजेक्टिव। और फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, कभी ऐसे लिखा हो 100 100 90 1 3 7 8, कोई भी नंबर लिखा हो तो वो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया आपका। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये जो वर्ड है अबाउट, ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये हो रहा है 15 के लिए, क्योंकि ये किसका रिप्लाई है, अबाउट। टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, या फिर हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट या फिर किसका रिप्लाई है, हाउ मच का है। ठीक है, तो टू व्हाट एक्सटेंट या फिर हाउ मच का जो रिप्लाई होता है, टू व्हाट एक्सटेंट का या फिर हाउ मच का जो रिप्लाई होता है, वो क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है। ठीक है, तो इस कारणवश यहां पर ये जो अबाउट वर्ड है, ये क्या बन जाएगा आपका, एक एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो शी इज अबाउट 15, अबाउट जो है वो क्या बन जाएगा, यहां पर एक एडवर्ब बन जाएगा। और इससे आगे देखते हैं, एंड शी इज वेरी केयरफुल अबाउट हर हेल्थ। अब हेल्थ जो है वो एक नाउन है और हर जो है ये एक डिटर्मिनर है। ठीक है, हेल्थ जो है एक नाउन है, हर जो है वो क्या है, एक डिटर्मिनर है। अगर मैं इस पूरे पैटर्न को देखूं, अगर मैं इस पूरे पैटर्न को देखूं तो ये पूरा पैटर्न क्या है, ये पूरा पैटर्न है आपका नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन के साथ जब भी क्या लग जाए, डिटर्मिनर लग जाए, तो नाउन फ्रेज उसको आप कह सकते हो, ये नाउन फ्रेज इसको कह सकते हो। अगर आप एक नाउन भी कहते हो तो कोई गलती नहीं है, नाउन भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, अब केयरफुल जो है ये एक एडजेक्टिव है, केयरफुल जो है ये एडजेक्टिव है। अब ये जो केयरफुल एडजेक्टिव है, ये हेल्थ के लिए तो नहीं यूज हुआ। केयरफुल हर हेल्थ, अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखिए अगर मैं ऐसे लिख देता, केयरफुल
हर हेल्थ, ठीक है। अब यहां पर ये जो है ना, ये एक डिटर्मिनर है, ये जो है ये एक डिटर्मिनर है। हेल्थ जो है ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। और केयरफुल जो है ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। अब एक बात समझिए, जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना, जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लिखते हैं। क्लियर। मान लो कि जैसे मैं ऐसे लिख दूं, इंटेलिजेंट अ बॉय, इंटेलिजेंट अ बॉय, ठीक है, या इंटेलिजेंट एन बॉय, या कुछ भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर बॉय जो है ये क्या है, ये नाउन है। अ जो है ये क्या है, ये एक डिटर्मिनर है। और इंटेलिजेंट जो है ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। अब ये पैटर्न बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनर नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लिखते हैं। अब ये इंटेलिजेंट वर्ड जो है ये इसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो है इससे पहले लिखा करो, तो क्या लिख देंगे हम, इंटेलिजेंट बॉय। अब इंटेलिजेंट बॉय जो है ये क्या हो गया, एक नाउन फ्रेज बन गया। अब अगर ये नाउन फ्रेज बन गया तो इससे पहले डिटर्मिनर, मतलब डिटर्मिनर जो है ना हमेशा नाउन फ्रेज के स्टार्टिंग में लिखा करो, नाउन फ्रेज के स्टार्टिंग में लिखा करो। तो हमें क्या लिखना है, एन इंटेलिजेंट बॉय, ये हमें लिख देना, एन इंटेलिजेंट बॉय, ये हमें लिख देना। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे, अगर हम लिखते हर केयरफुल हेल्थ, तो ये गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि जो केयरफुल वर्ड है वो हेल्थ के लिए यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया नाउन फ्रेज, क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया। और ये क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। अब ये एडजेक्टिव इस नाउन फ्रेज के लिए तो यूज नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई नाउन या नाउन फ्रेज किसी दूसरे पार्ट से मीनिंग ना तैयार करे, तो उसका मीनिंग तैयार करने के लिए, उसको रिलेट करने के लिए बीच में एक प्रेपोजिशन लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं केयरफुल अबाउट हर हेल्थ, अब इसका मीनिंग तैयार हो गया, केयरफुल अबाउट हर हेल्थ, ठीक है। तो जब भी किसी नाउन या नाउन फ्रेज को किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट करना हो, तो हमें बीच में एक प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती है। तो यहां पर ये जो वर्ड है अबाउट, ये क्या बन गया, ये आपका एक प्रेपोजिशन बन गया, क्या बन गया, प्रेपोजिशन बन गया। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, केयरफुल अबाउट हर हेल्थ में जो अबाउट है वो क्या है, एक प्रेपोजिशन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली टू पास एसएससी इन वन अटेम्प्ट। फिर से इन्होंने गलत, ओके ठीक है, यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। अब यहां पर जो हैव टू है, हैव टू, हैड टू, हैज टू, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, आपके मोडाल्स होते हैं। हैव टू जो है ये क्या है, मोडाल है आपका एक, ठीक है। और मोडाल जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो अटेम्प्ट जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपकी मेन वर्ब। और वैसे भी अटेम्प्ट जो है ये क्या है, ये एक एक्टिविटी है, क्या है, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। अगर ये एक्टिविटी है तो ये फिर क्या बन जाएगा, अटेम्प्ट वर्ड क्या बन जाएगा, अटेम्प्ट वर्ड बन जाएगा आपका क्या, वर्ब। तो अटेम्प्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर। उसके बाद इन्होंने लिखा ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली टू पास एसएससी इन वन अटेम्प्ट। तो वन मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, ये सारे न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव लिखे किससे पहले जाते हैं, नाउन से पहले। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एक नाउन। तो यहां पर जो अटेम्प्ट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, केयरफुली टू पास एसएससी इन वन अटेम्प्ट। क्लियर। टू पास एसएससी इन वन अटेम्प्ट, टू पास एसएससी इन व्हाट, वन व्हाट अटेम्प्ट, ठीक है। तो वन जो है वो एडजेक्टिव है और अटेम्प्ट क्या है, उसका नाउन है। तो यहां पर जो दोनों अटेम्प्ट थे, फर्स्ट अटेम्प्ट जो बना हमारा क्या बना, वर्ब बना, और जो दूसरा अटेम्प्ट था वो क्या बन गया आपका, एक नाउन बन गया। क्लियर है जी, इतनी बात सबको क्लियर होगी इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैन whom I have never met before has reached the station before the arrival of the train। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहां पर इन्होंने कहा कि जो बिफोर वर्ड है ना जी, इसको आप समझिए कि ये क्या है। तो देखते हैं कि बिफोर वर्ड क्या समझाना चाह रहा है हमें। मैंने कहा था मैन whom I have never met before। अब ये बिफोर जो है ये किसका रिप्लाई है, व्हेन का रिप्लाई है ना, व्हेन, बिफोर, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो मेट है ये क्या है, वर्ब है। मेट जो है ये क्या है, वर्ब है, ठीक है।
अब अगर ये मेट वर्ब जो वर्ब है, तो ये जो वर्ड है ये इस वर्ब के लिए लिखा गया, तो जो वर्ड किसी वर्ब के लिए लिखा जाए तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा हो तो वो वर्ड क्या बनता है, आपका एडवर्ब बनता है। और यहां पर ये जो वर्ड है बिफोर, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मेट को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आपका एडवर्ब बन जाएगा। और उससे आगे उसने लिखा हैज रीच द स्टेशन बिफोर द अराइवल, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं आपको करके दिखाता हूं। ये जो अराइवल है ये भी एक नाउन है। मैंने यहां पर लिखा द स्टेशन और फिर मैंने लिखा द अराइवल। अब अराइवल जो वर्ड है ये भी क्या है, एक नाउन है, और स्टेशन जो वर्ड है ये भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अराइवल वर्ड भी एक नाउन और स्टेशन वर्ड भी एक नाउन। अब दो नाउन आपस में एक दूसरे को क्वालिफाई तो नहीं कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। या तो दो नाउन तब लिखे जा सकते हैं जब वो कंपाउंड नाउन बना रहे हो, लेकिन ये कंपाउंड नाउन तो नहीं बना रहे क्योंकि दोनों के आगे डिटर्मिनर लिखे हो। क्लियर। तो इस नाउन और इस नाउन को रिलेट करने के लिए मुझे बीच में क्या चाहिए, प्रीपोजिशन चाहिए। मैं लिखूं द स्टेशन बिफोर द अराइवल, तो अब इसका मतलब बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बिफोर वर्ड है ये किसका काम कर रहा है, यहां पर ये काम कर रहा है प्रीपोजिशन का। और वैसे भी ये किससे पहले लिखा गया है, नाउन से पहले लिखा गया है। अराइवल जो एक नाउन है, तो नाउन से पहले एडवर्ब तो नहीं लिखते हम, ठीक है। नाउन से पहले हम क्या लिखते हैं, या तो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर या प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ना ये डिटर्मिनर है ना ये एडजेक्टिव है, तो ये क्या हुआ, एक प्रीपोजिशन हुआ। क्लियर। चलिए अगर ये एडजेक्टिव होता ना तो द इसके पहले आता, फिर होता द बिफोर अराइवल, इस करके ये एडजेक्टिव भी नहीं है। डिटर्मिनर क्यों नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनर हमारे फिक्स्ड है जो है, उनमें से ये नहीं है, तो इस करके ये डेफिनेटली क्या है, प्रीपोजिशन है। क्योंकि हम एक बात को समझकर चलेंगे कि नाउन से पहले, ठीक है, क्या आते हैं, या तो डिटर्मिनर आते हैं, या तो आती है प्रीपोजिशन, या तो आते हैं आपके क्या, एडजेक्टिव। इन तीनों में से कोई एक आता है, ठीक है। एडजेक्टिव ये है नहीं, क्योंकि अगर एडजेक्टिव होता तो द इससे पहले लिखा होता। डिटर्मिनर ये है नहीं, क्योंकि डिटर्मिनर हमारे फिक्स्ड है, उनमें से ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। आई बात समझ में, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे बोर्ड द ट्रेन एट न्यू दिल्ली एंड लुक्ड एट द बोर्ड। वो कह रहे हैं कि यहां पर जो बोर्ड वर्ड है इसको अंडरलाइन किया गया है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस बोर्ड की और इस बोर्ड की, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि दे बोर्ड द ट्रेन। अब यहां पर बोर्ड का मतलब क्या है, कि ट्रेन में चढ़े, यानी कि ये क्या है, एक एक्टिविटी है। ये क्या है, एक एक्टिविटी की। अगर ये एक्टिविटी है, अगर ये एक्टिविटी है तो डेफिनेटली ये क्या है, वर्ब है। अगर फिर भी ना चले तो ये देखिए, मैं अगर इसको ब्लैंक रख दूं, दे डैश द ट्रेन, मैं कहूँ इसके लिए एक सेंटेंस बनाओ बीच में एक वर्ब लिख के, तो कुछ भी ना लो, दे मिस द ट्रेन, ठीक है। फिर दे कॉट द ट्रेन, ठीक है, कुछ भी लिख लो। तो ये मिस्ड वर्ड हो गया, कॉट वर्ड हो गया, ये भी क्या है, वर्ब है, इनकी जगह किसकी है, वर्ब की है। अगर ये जगह वर्ब की है तो डेफिनेटली बोर्ड क्या है, वहां पर एक वर्ब है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब उसके आगे देखते हैं एंड लुक्ड एट द बोर्ड। एट क्या है, प्रीपोजिशन है, और द क्या है, ए एंड द सारे डिटर्मिनर होते हैं, तो डेफिनेटली बोर्ड क्या है, एक नाउन, ठीक है। तो अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज अच्छे से है ना, तो एक सेकंड में, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान सकते हो, और ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डू नॉट लाइक द कलर स्कीम ऑफ दिस पैटर्न, यू शुड चेंज द कलर एंड कलर इट विद ब्राइटर वन। ठीक है, यहां से क्या समझे हम कि आई डू नॉट लाइक द कलर स्कीम ऑफ दिस पैटर्न, यू शुड चेंज द कलर एंड कलर इट विद ब्राइटर वन। अब यहां पर 3 बार कलर हमें दिखाई दिया, कितनी बार, 3 बार कलर हमें दिखाई दिया। तो देखिए देखते हैं कि क्या कलर है ये। हमने कहा आई डू नॉट लाइक व्हाट, द कलर स्कीम। अब द कलर स्कीम जो है ये क्या बन गया, पूरा एक नाउन फ्रेज बन गया। क्या बन गया, ये नाउन फ्रेज बन गया, ठीक है। अगर ये नाउन फ्रेज बन गया तो इसमें डेफिनेटली स्कीम जो है ये एक नाउन ही होगा, क्योंकि स्कीम, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम, कलर स्कीम। तो कलर जो है ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है, तो क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव
और द जो है ये क्या बन जाएगा, डिटरमिनर। ठीक है, तो स्कीम जो है वो एक नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ स्कीम, तो कलर स्कीम। तो कलर इज रिप्लाई ऑफ व्हाट काइंड ऑफ, अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो डेफिनेटली क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसने कहा यू शुड चेंज द कलर, यू शुड चेंज व्हाट, द कलर। ठीक है, तुम्हें क्या चेंज करना है, कलर चेंज करना है। द क्या है, डिटर्मिनर है, इसके बाद कलर जो लिखा गया है वो क्या है, फिर एक नाउन। और ये व्हाट का रिप्लाई है, अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो फिर से क्या समझेंगे हम इसे, एक नाउन समझेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। एंड कलर इट, एंड कलर इट। अब यहां पर वो कह रहा है कि इसको कलर करो, अगर कलर करो तो इसका मतलब कोई एक्टिविटी करो, अगर एक्टिविटी करो तो डेफिनेटली क्या है, ये एक वर्ब है। ठीक है, तो एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, एक वर्ब होती है। आई बात समझ में। और वैसे भी यहां पर अगर आप देखें तो यू जो है ये एक सब्जेक्ट है, शुड चेंज द कलर ये इसका एक प्रेडिकेट वन हो जाएगा, एंड कलर इट विद ब्राइटर वन ये प्रेडिकेट टू हो जाएगा। तो यहां पर एंड जो ये दो प्रेडिकेट को जोड़ रहा है। मतलब समझो जो बेसिक्स है ना इंग्लिश लैंग्वेज के, अगर ये आपके अच्छे हैं तो फिर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, चाहे वोकैबुलरी है। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए तो चलो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी टास्क है, चाहे ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है, एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, कुछ है, कुछ भी है, वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी अगर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड अच्छी है। ठीक है, अगर आपकी बेसिक्स अच्छे हैं तो वो चीजें मुश्किल नहीं होगी। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गर्ल इन द रूम गेव इन ऑन टू द रिक्वेस्ट ऑफ कॉप्स। अब इन्होंने दो बार इन लिखा हुआ और इनका मतलब पूछा हुआ है। देखिए तो द रूम जो है ये क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले ये जो इन वर्ड लिखा हुआ है ये एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूं द गर्ल द रूम, द गर्ल द रूम, ठीक है, तो इन ये दो वर्ड आपस में रिलेट नहीं हो रहे, इन दोनों वर्ड्स को अगर रिलेट करना है तो मुझे बीच में एक प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से, यानी कि इन जो है ये एक प्रेपोजिशन है। क्लियर। उसके आगे अगर हम जाके देखें तो यहां पर एक इन लिखा है, फिर एक लिखा है ऑन। ठीक है, अब दो प्रेपोजिशन तो एक साथ नहीं आती कभी भी। ठीक है, अगर दो प्रेपोजिशन एक साथ नहीं आती तो ये गलत लिखा है, गलत तो नहीं लिखा है। लेकिन यहां पर ये जो गेव इन है ये पूरी एक फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब। अब ये फ्रेजल वर्ब क्या बीमारी है जी, फ्रेजल वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जब हम किसी वर्ब के साथ, जब हम किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगा दें या फिर कोई एडवर्ब लगा दें तो वो पूरी क्या बन जाती है, वो पूरी बन जाती है आपकी क्या, फ्रेजल वर्ब। क्या बन जाती है, फ्रेजल वर्ब। अब ये जो फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, इसमें ये जो प्रेपोजिशन या जो एडवर्ब लगी होती है ना, ये क्या बनती है आपकी, इसको बोलते हैं हम पार्टिकल। इसको प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब नहीं बोलेंगे, जैसे ये फ्रेजल वर्ब में ऐड होगी इसको बोलते हैं पार्टिकल। ठीक है, तो यहां पर ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है, लेकिन इन जो वर्ड है ये क्या है आपका, पार्टिकल। अब जो गेव इन, हमारे पास जो गेव इन क्या दी है, फ्रेजल वर्ब दी है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सरेंडर, टू सरेंडर। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, द गर्ल इन द रूम गेव इन ऑन टू द रिक्वेस्ट ऑफ कॉप्स, कि कॉप्स ने उसे रिक्वेस्ट करा और उसने सरेंडर कर दिया। आई बात समझ में आपको, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो दो जो इन थे, फर्स्ट इन जो है वो प्रेपोजिशन है और सेकंड इन जो है वो क्या है का एक पार्टिकल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही हम करेंगे। और आज जो हमारा जो जितना भी हमने कवर करा है वो सारे आपके क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रिपेयर रहें और टेक्निकली जो है खुद को साउंड करें, अपनी जो आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा इंप्रूव करें, और हमारी आने वाली वीडियो जरूर देखते रहें। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, ताकि आपके जितने भी साथी जो लॉ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इन वीडियो से हेल्प मिल सके। क्लियर। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।